हाँ प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स आएंगे। और जितनी नोट्स मैंने बनाई है ना, हर एक चीज़ का एक एक एग्जाम्पल है उसके अंदर। तो नोट्स में जो जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उसके रिलेटेड एग्जाम्पल है उसके अंदर, तो ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वहाँ से ही सम्स आपको एग्जामिनेशन में भी आए, इसी वजह से। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि कर लेना, अच्छे से हो जाएगा वहाँ पे। चलो स्टार्ट करें। आज का जो एएस है दैट इज इंड एस 23, इसके रिलेटेड सम्स आ सकते हैं एग्जाम। देखो अभी तक जो मैंने करवाया उसके रिलेटेड कौन से एएस में से सम आ सकते हैं ना, वो भी मैं बता दूंगा। तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड पिक द एएस कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे होगा। तो इंड एस 23 इज़ वन ऑफ दोज एएस कि जिसके अंदर से सम आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर से सम आएगा। आपकी बुक जो है, हमारी मॉड्यूल है, उसके अंदर सम्स नहीं दिए हैं बोरोइंग कॉस्ट के, एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो दैट वी विल डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहले इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट। सब बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है, मैं आपको सिंपल मीनिंग पूछूं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि इंटर में भी ये एएस आया है, फिनेंशियल अकाउंट्स में ये एएस आया है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट? Cost incurred for building the capital or borrowing the capital for business. It may be in terms of taking a loan or raising a बोल सकते हो आप, what do you ऐसा say कुछ भी नहीं है। issue. Hello, am I not audible? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट? बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, आपने इंटर में पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में आया होगा। Hello, hello, hello. Yes, Yes, you're I not can audible, hear right? you. Can you tell me again? The cost of borrowing cost is the cost incurred for raising a capital, or it may be in terms of loan, or it may be in terms of uh, raising share capital or debentures. ठीक है, मैं मेरा तो सुनाई दे रहा है ना, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। इट्स ओके, नो इशू। कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेजिंग कैपिटल, लोन, शेयर कैपिटल और डिबेंचर। यस, सॉर्ट ऑफ सही है। देखो लॉजिकली बताऊं, तो लॉजिकली बताऊं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंड एस 23। तो इंड एस 23 का लॉजिकली हम मीनिंग समझते हैं पहले। तो लॉजिकली मीनिंग जो बोला है पहले वो पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं, क्योंकि वो चीज़ समझ ली तो आधे से ऊपर एएस बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट क्या मीनिंग क्या है? इट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोरोइंग द फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग अप टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है, देखो मतलब समझाता हूँ क्या है। सपोज ये आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, आपने बहुत सारे तरीके से लोन ली है, लोन लिया या पैसे आपने लिए, ठीक है। अब पैसे लिए, उसको आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे इन्वेस्ट किया और एक बिल्डिंग बना रहे हो, इन्वेस्ट करके। अब जब तक ये
ये बिल्डिंग जब तक प्रिपेयर्ड नहीं हो जाती तब तक मैं बैलेंस शीट में एसेट्स नहीं लिख सकता। सिंपल एज दैट, नहीं लिख सकता। सर जब तक ये बिल्डिंग बन नहीं गई तब तक मैं एसेट उसको लिख नहीं सकता, तो उसके रिलेटेड जो खर्चे हैं उसके रिलेटेड ये एसेट बनाने के लिए जितना भी मेरा खर्चा लगा उसको इंटरेस्ट कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि एसेट बनाने के लिए मैंने लोन लिया था, लोन के ऊपर मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है, तो एसेट बनाने के लिए जितना भी इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो सारा इंटरेस्ट का कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ेगा। अब वो खर्चा मैं यहाँ पे एसेट्स नहीं दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट में, तो मैं पीएनएल में अपना खर्चा भी कैसे दिखा सकता हूँ? पीएनएल की डेबिट पे मैं इंटरेस्ट भी नहीं दिखा सकता ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब तक आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, कोई खर्चा है उसके सामने कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तब तक वो खर्चा भी आप नहीं लिख सकते मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो मैच नहीं हो रहा है, इसके सामने कोई इनकम अभी तक जनरेट हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो एसेट प्रिपेयर ही नहीं हुई है। तो सर अभी वो एसेट प्रिपेयर ही नहीं हुई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मुझे लेस ही नहीं मिलेगा, मतलब पीएनएल में मैं लिख नहीं सकता, तो उसका करूँ क्या? तो यहाँ पे ये इंडेस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो ऐसा बोल रहा है कि जब तक तेरी एसेट इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर नहीं हो जाती, जब तक तेरी एसेट प्रिपेयर नहीं हो जाती तब तक के लिए, जब से तूने लोन लिया है, लोन टेकन से लेके जब तक तेरी एसेट प्रिपेयर नहीं हो जाती वहां तक का जो इंटरेस्ट होगा वो सारा का सारा कैपिटलाइज कर देना है तेरे को एसेट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट हम ले ही नहीं पाएंगे। वंस यू प्रिपेयर योर एसेट, जब वो एसेट प्रिपेयर हो जाएगी, एक बार ही प्रिपेयर हो गई, तो प्रिपेरेशन होने के बाद इन दैट सिनारियो हम एसेट्स को भी लिख सकते हैं और उसका इंटरेस्ट जो है वो भी पीएनएल में लिख सकते हैं उसके बाद। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी हो गई, वो जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ उसके सामने कुछ इनकम जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि एसेट मेरी जो प्रोडक्शन देगी। सिंपल है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम एक हो रहा था मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, इस वजह से ये एक सॉल्यूशन लेके आए हैं वो लोग इंड AS 23। ठीक है, तो बस उसी को समझना है। वही बोला है कि ये दो चीज़ जो है, और दूसरी एक है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस दूसरा पार्ट है इसका, जब वो आएगा तब वो भी पढ़ा दूंगा। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कॉस्ट पढ़ा, ठीक है। थोड़ा कम्युनिकेटिव रहना, थोड़ा ठीक है, मैसेज कर देना, कुछ ना समझ आए तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है तो इट्स ओके, मैं थोड़ा स्लो जाऊँगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी है मैंने समझाया, वो समझ आया तो मैं आगे जाऊँ ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट पे। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट पे जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? तो हम ये बोरोइंग कॉस्ट जो है, सर मैंने जो प्रोसीजर समझाई कि सर लोन लिया उससे लेके जब तक एसेट प्रिपेयर हो जाएगी, उन दोनों के बीच में जो पीरियड है उसका इंटरेस्ट हम क्या पे एसेट में ऐड कर देंगे, ठीक है, कैपिटलाइज कर देंगे। तो सर उसको कैपिटलाइज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स क्या है, वो रूल्स कैपिटलाइज कैसे करना है, वो सारे रूल्स को दिखाता हुआ ये पूरा PDF है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सर ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैसे ट्रीटमेंट करनी है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखो, इफ बोरोइंग इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, देयर शुड बी क्वालिफाइंग एसेट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट? मतलब हमने जो एसेट प्रिपेयर, जनरली जो हमने एसेट ली है, मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया, तो ये जो एसेट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो एक क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। अब क्वालिफाइंग एसेट के लिए इंड AS ने स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा कौन सी एसेट मेरी क्वालिफाइंग एसेट है। अब क्वालिफाइंग एसेट के लिए उन्होंने इतना बोल दिया है कि जो एसेट आपका मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड लेता है, जो एसेट आपका मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड लेता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीने से ज़्यादा पीरियड लेता है टू गेट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होने में मोर देन 1 ईयर पीरियड लेता है, जनरली वो वाली एसेट क्वालिफाइंग एसेट हो जाती है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट तो मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए आपने अगर लोन लिया है तो इन दैट सिनेरियो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इन दैट सिनेरियो उसका इंटरेस्ट जो होगा वो बोरोइंग कॉस्ट की तरह यूज़ नहीं होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आपने कहीं से लोन लिया है तो वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता।
पर यहाँ पे सिंपल है, कोई भी एसेट ऐसी है जो जनरली 12 महीने से ज़्यादा पीरियड लेता है, तो वो वाली एसेट के लिए जो लोन लिया है तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाता एसेट तब तक उसके अंदर ऐड हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही सीखना है कि सर बोरोइंग इज टेकन, अगर आपने बोरोइंग लिया हुआ है एक्विजिशन परचेज करने के लिए या तो फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेज या कंस्ट्रक्ट किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है तो इन दैट सिनारियो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको कैपिटलाइज करने को मिलेगा। कैपिटलाइज इट, उन्होंने बोल दिया देखो, कैपिटलाइज इट टू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, कैपिटलाइज कर दो कॉस्ट ऑफ दैट एसेट में कैपिटलाइज कर दो। ठीक है सर, अदरवाइज क्या करो सर, ये दोनों पर्पस के लिए अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो, और वो भी क्वालिफाइंग एसेट है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इन अदरवाइज नॉर्मल सिनारियोज में आपको सीधा सीधा एक्सपेंस पीएनएल में डाल देना है। वो मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट सीधा पीएनएल में हम डाल देंगे। क्यों सर, यहाँ पे बोल दिया कि बोरोइंग कॉस्ट इज टेकन, एक्विजिशन के लिए होगा या कंस्ट्रक्शन के लिए होगा तो ही मैं एसेट नहीं लिख पाऊंगा। नॉर्मल सिनारियो में वर्किंग कैपिटल वाला जो मैंने इंटरेस्ट बताया वो सीधा पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट सर, क्वालिफाइंग एसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, जो मैंने बता दिया नॉर्मली ये एएस में डिफाइंड नहीं है पर उन्होंने वेरी करके हुए एक डेफिनेशन बना दी है। क्वालिफाइंग एसेट इट मीन्स एनी एसेट, कोई भी एसेट दैट इज इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा which takes substantial period of time, substantial period of time मतलब more than one accounting period, सिंपल बता देता हूँ, period of time to get ready for its intended use or sale, मतलब आपका जो इंटेंशन है कि उसको कैसे यूज़ करना है वो इंटेंडेड यूज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसका टाइम लग रहा है। तो इन दैट सिनेरियो वो इंटेंडेड यूज़ के लिए यूज़ करने के लिए आप जो भी यूज़ कर रहे हो जब तक वो प्रिपेयर नहीं हो जाता उसका इंटरेस्ट जो है आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। दैट इज इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट डिफाइंड अंडर इन डेज, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है इन डेज में डिफाइंड नहीं है। इट विल बी एज पर द जजमेंट ऑफ द एंटिटी। इन साइलेंट क्वेश्चन वी विल अज्यूम दैट असेट इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। इट इज दैट सिंपल। उन्होंने बोल दिया है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है अज्यूम हम कर लेंगे कि जनरली जो है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ही लेगा, ये जनरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ही लेगा हमारा एसेट। क्यों? क्योंकि इन साइलेंट सिचुएशन हमें तो अज्यूम करना ही पड़ेगा वरना तो हम क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो सब्सटेंशियल पीरियड मतलब नॉर्मली मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो इतना समझ आया तो पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन से मैं आगे बढ़ूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस नो थोड़ा करते रहना तो थोड़ा मुझे भी समझ आएगा कि हाँ ओके आगे बढ़ूँ। स्पीड बराबर है क्योंकि मुझे आप लोग दिख नहीं रहे तो मुझे आई हैव टू गेट कंफर्मेशन कि हाँ सही जा रहा हूँ मैं। ओके नो इशू। ओके, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सर आपने अभी तो समझा दिया कि सर हमें कैपिटलाइज करना है, पर सर पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे? कौन से पीरियड? क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट पीरियड के ऊपर डिपेंडेड होता है, टाइम वैल्यू के ऊपर होता है। तो सर वो पीरियड हम कैसे डिसाइड करें कि हमें आगे कैसे जाना है? क्यों? क्योंकि सर लोन टेकन का एक डेट होता है। लॉजिकली समझो सर, लोन टेकन जो होता है, लोन टेकन सपोज आपने 1/1/2023 को लोन लिया। अब आपने लोन जैसे ही लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट तो चालू हो जाएगा, पर आपने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया सपोज 2 महीने के बाद 1/3/2023 को कंस्ट्रक्शन करना चालू किया। ठीक है, अब सर कहां से मैं लूं 1/1/2 और आपका सपोज मान लेते हैं कि आपका एसेट प्रिपेयर हो गया 31/3/2024 को, या तो थोड़ा पीरियड बढ़ा देते हैं 2025। तो सर मुझे इंटरेस्ट का जो पीरियड है यहां से यहां तक का लेना है कि यहां से यहां तक का लेना है? कौन सा पीरियड सर? यहां से यहां तक का लेना है। तो कौन सा पीरियड मुझे कंसिडर करना है व्हाइल आई एम कैलकुलेटिंग दैट कैपिटलाइजेशन अमाउंट, कि कौन सा अमाउंट मुझे लेके जाना है? तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सी चीज़ है सर? पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन कैसे डिसाइड करना है उन्होंने बता दिया है।
कमिंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन और बोरोइंग कॉस्ट। सर कमिंसमेंट डेट, कौन सी डेट से आपको कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करना है, सारा एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है, डोंट वरी। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन शुड स्टार्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स मतलब 3 डेट दी हुई है, ये तीनों डेट में से जो भी लेटर डेट आएगी, जो भी पीछे वाली डेट होगी, वो डेट से ही आपका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। उससे पहले वाला एसेट आपको पीएनएल में डालना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, सिंपल एसेट। ओके, कैपिटलाइजेशन शुड स्टार्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, सर लोन टेकन, मैं सिंपल एक एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, सर लोन टेकन, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, सर 1/4/2022 हमारा लोन टेकन है, ठीक है। उन्होंने उसके बाद बोला है डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द एसेट्स हैज बीन स्टार्टेड, मतलब एसेट को प्रिपेयर करने की हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मान लेते हैं कि 1/5/2022 को एसेट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, और उन्होंने बोला एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एसेट्स। सर एसेट्स के ऊपर एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर होना स्टार्ट हो गया, तो मान लेते हैं कि 1/6/2023 के हम एसेट के ऊपर वो जो खर्चा है वो इनकर होना चालू कर दिया, हमने एसेट के ऊपर खर्चा करना चालू कर दिया। तो अब ये तीनों में से डेट में से सर लेटर डेट कौन सी है, 1/6, तो सर हमारा जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन से होगा वो 1/6 से स्टार्ट होगा। सर 1/6 से लेके जब तक एसेट प्रिपेयर नहीं हो जाती तब तक का जो अमाउंट है वो कैपिटलाइज हो जाएगा सर। बट सर लीगली अगर हम देखने जाए तो इन रियलिटी तो ये पार्ट का भी इंटरेस्ट तो लगेगा ना, तो ये सीधा पीएनएल में जाएगा, ये उन्होंने बोला है कि ये आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो 1/4 से लेके 1/6 में ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन 1/6/2023 से जो आपका जब तक एसेट प्रिपेयर नहीं हो जाती उस तक का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने यही चीज बोली है कि सर कैपिटलाइजेशन शुड स्टार्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट। इसमें समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। डन है, डन, ओके 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 ठीक है, करेक्ट। चलो, सीसेशन ऑफ डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सर कई बार ऐसा होता है, लॉजिकली समझते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सर हमने कैपिटलाइजेशन यहाँ से ही कंटिन्यू करता हूँ, सर 1/6 से हमने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, 1/6 से हमने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जब कैपिटलाइज करने के लिए आप तो क्या सर कैपिटलाइज होता रहेगा तो वो खर्चा जो है वो एसेट्स पे दिखने चालू हो जाएगा, तो एसेट्स बढ़ती जाएगी। मतलब आपको पता है कि जब कभी भी मैं एसेट की वैल्यू लिखूंगा तब वो एसेट के अंदर मेरा कैपिटलाइजेशन ये जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे दिखने वाला है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका काम चल रहा है, अगर आप सही ढंग से काम कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो ही जाएगा, लेकिन अगर कई बार ऐसा हुआ कि अननेसेसरी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी खुद की गलती की वजह से कभी कभी प्रोडक्शन या एसेट प्रिपरेशन स्टॉप हो गया, एसेट प्रिपरेशन का जो काम है वो बीच में स्टॉप हो गया है, जो आपकी गलती थी, नेचुरल कॉज नहीं था, अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, आपकी गलती की वजह, प्रोडक्शन गलती की वजह से एसेट का प्रिपरेशन वर्क जो है वो स्टॉप हो गया। तो इन दैट सिनारियो वो पीरियड, जितने पीरियड के लिए आपका काम स्टॉप हुआ था वो पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो उन्होंने ऐसा बोला है। क्यों? क्योंकि वो पीरियड्स पे काम हो सकता था लेकिन आपने खुद ने गलती की, आपने खुद ने देरी किया, तो इन दैट सिनारियो फिर आपको नहीं मिलेगा वो चीज़, इंटरेस्ट। दूसरा भी एक रीज़न है जो हम पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको लॉजिकली बताया कि सर ऐसा होगा, कैपिटलाइजेशन स्टॉप कब करना है हमें, ये चीज़ यहाँ पे सिखाई है। तो पढ़ लेते हैं और वापस एक एग्जांपल देता हूँ उसका, बहुत ईजी एग्जांपल है। सीसेशन डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड स्टॉप ऑन द डेट व्हेन द एसेट्स गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। उन्होंने बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड स्टॉप अगर आपका एसेट, मतलब लॉजिकली बताऊं तो जो मैंने बोला वो कि सर 1/6/2023 से लेकर मान लेते हैं कि सर 31/9/2024 सर इस डेट को हमारा एसेट प्रिपेयर हो गया, इंटेंडेड यूज जो आपको यूज जैसे करना था वो एसेट का उस तरीके से वो प्रिपेयर हो गया।
तो जैसे ही प्रिपेयर हो गया तो अब इस डेट से आपको स्टॉप कर देना है कैपिटलाइजेशन। जैसे ही आपका इंटेंडेड यूज जो असेट था वो असेट का कैसे यूज़ करना है वो आपके पास रेडी आ गया, तो इन दैट सिनेरियो आपको सीधा स्टॉप कर देना है वो चीज़ सीधा, ठीक है। उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा सीधा पीएनएल में जाएगा क्योंकि आपका असेट प्रिपेयर हो चुका है। दूसरा उन्होंने बोला है इफ एंटिटी इज कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If entity is completing construction of asset in part and each part can be used individually, then entity should stop capitalization of borrowing cost on the completed part of the date when that part gets ready for its intended use or sale। देखो उन्होंने बोला है कि सर लॉजिकली समझाता हूँ, सपोज ये आपका बिल्डिंग है, सिर्फ एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर मान लेते हैं कि 3 फ्लोर बनाने वाले हो, 3 फ्लोर स्टेजेस में। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्लानिंग था कि जैसे ही मेरा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा प्रोडक्शन के लिए। तो सपोज आपका फर्स्ट फ्लोर जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उसके रिलेटेड जितना इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइजेशन उसका स्टॉप कर देना है। फिर अगर आपका जो असेट प्रिपरेशन है वो स्टेजेस में प्रिपेयर हो रहा है, स्टेजेस में प्रिपेयर हो रहा है मतलब आपको स्टेज पता है कि एक स्टेज कंप्लीट होगा तो वो मेरे लिए यूजफुल हो जाएगा और मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो जो स्टेज आपका कंप्लीट हुआ है, जितना स्टेज आपका कंप्लीट हो गया उसके रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको क्या कर देना है, कैपिटलाइज कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उस पर्टिकुलर एसेट का जितना वो एसेट प्रिपेयर हो चुका है उतना कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देना पड़ेगा और बाकी का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट, मतलब ये दोनों जो फ्लोर है अभी भी उसके लिए कैपिटलाइजेशन स्टार्ट रखो, पर ये वाला जो है उसके लिए स्टॉप कर दो और इसका इंटरेस्ट इसके बाद जो होगा वो पीएनएल में चला जाएगा, ये पार्ट का इंटरेस्ट। इसमें किसी को डाउट है? ये जो लॉजिकली मैंने बताया फेज वाला, डन? ओके रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने हमें ये बोला है कि सर अगर आप पार्ट में प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज मान लेते हैं कि हमारा ये बिल्डिंग है, यही एग्जांपल को कंटिन्यू करता अलग तरीके से। सपोज एक बिल्डिंग में बना रहा हूँ, ये मेरी क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। उसके ऊपर मैं 3 फ्लोर बनाना चाहता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बनेगा, जैसे ही ये फर्स्ट फ्लोर बनेगा, मुझे पता है कि ये फर्स्ट फ्लोर जैसे ही कंप्लीट होगा इसको मैं प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मतलब रेडी टू यूज़ हो गया, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज़ हो गया। हाँ सर, एक फ्लोर तो रेडी हो गया। आप अगर प्रोडक्शन जो क्वालिफाइंग एसेट है उसका प्रोडक्शन आप पार्ट में कर रहे हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, पार्ट में करोगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो सर फर्स्ट फ्लोर का प्रोडक्शन जैसे हो गया, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, रेडी टू यूज़ हो गया, तो इन दैट सिनारियो वो जो फर्स्ट फ्लोर का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर रेडी हो गया वो एसेट। तो पर ये कब लगेगा? जब आप एसेट जो है वो पार्ट स्टेजेस में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। तो स्टेज कौन सा है सर? ये फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर का स्टेज, फिर ही सेकंड फ्लोर बनेगा, फिर ही थर्ड फ्लोर बनेगा। तो जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा असेट, उसके रिगार्डिंग जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको फिर कैपिटलाइजेशन उसका स्टॉप कर देना पड़ेगा। अब इसको डेट वाइज समझते हैं। सपोज आपने कंस्ट्रक्शन 1/1/2021 पे स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से मेरा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं 1/4/2022 को। ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, इसको यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया 1/4/2022 से, ठीक है। तो अब 1/4/2022 तक ये फर्स्ट फ्लोर का जितना इंटरेस्ट होगा वो इतना ही होगा कैपिटलाइज। इस पीरियड के बाद ये फर्स्ट फ्लोर के रिलेटेड जितना अमाउंट था लोन का, फर्स्ट फ्लोर के रिलेटेड जितना भी लोन का अमाउंट था, वो लोन का अमाउंट का जो इंटरेस्ट होगा वो पीएनएल में जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पार्ट तो प्रिपेयर हो चुका।
तो सर उतना पार्ट प्रिपेयर हो चुका, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी आना चाहिए वो भी कंप्लीट हो चुका, तो सर वो भी कंप्लीट हो गया, तो इन दैट सिनेरियो हमारा कैपिटलाइजेशन स्टॉप होना चाहिए। पर हाँ, इन दोनों का जब तक सेकेंड फ्लोर कंप्लीट नहीं हो जाता उसका कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। अब मान लेते हैं कि सर 1/4/2023 को सेकेंड फ्लोर भी कंप्लीट हो गया मेरा, तो सेकेंड फ्लोर के लिए यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट आएगा, और फिर सेकेंड फ्लोर का इस डेट के बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा, पीएनएल में जाएगा। फिर थर्ड का आएगा। तो जब तक स्टेज में प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो स्टेज वाइज जितनी एसेट बनती जाती है आपकी, उतनी एसेट आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटलाइजेशन स्टॉप करना पड़ता है। नाउ यू अंडरस्टूड और नॉट? अगर अंडरस्टैंड हो चुका है, इफ यू हैव क्लियर्ड योर डाउट्स देन आई कैन मूव फर्दर। क्लियर? ये तो मैंने एग्जांपल दिए, नीचे भी एग्जांपल दिया हो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। डन? नोट, इफ एंटिटी पॉज डेवलपमेंट वर्क ऑन द एसेट फॉर अननेसेसरी रीजन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देखो, अगर एंटिटी पॉज कर रही है डेवलपमेंट, आपका एसेट प्रिपरेशन पॉज कर रही है एंटिटी, मतलब आप खुद एसेट प्रिपरेशन स्टॉप कर रहे हो of the asset for unnecessary reason, then capitalization of borrowing cost on that date will be suspended for such period. Capitalization suspend हो जाएगा, उन्होंने ये चीज़ उन्होंने बता दी है। Capitalization will be suspended. Suspend का मतलब क्या हुआ? सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज ये फर्स्ट फ्लोर का प्रोडक्शन हो रहा है, या तो ये तीनों लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 1/1/2021 से इसका प्रोडक्शन चालू हुआ, ठीक है। बीच में एक टाइम आया जहाँ पे 1/5/2021 से लेके 1/6/2021 तक प्रोडक्शन अननेसेसरी रीजन, आपकी गलती की वजह से स्टॉप हो गया, जो नेसेसरी नहीं था, जो स्टॉपेज जो था जो आपकी गलती थी। हाँ, अगर ऐसा हुआ जो अनअवॉइडेबल रीजन है, मतलब कोविड आ गया नॉर्मली कोविड जैसा कोई सिनारियो आ गया, तो इन दैट सिनारियो वो अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल सिनारियो में आपका कैपिटलाइजेशन स्टॉप नहीं होगा, लेकिन ऐसा सिनारियो बना जिसकी वजह से आपका ही खुद का प्रोडक्शन, आपके पास वर्किंग कैपिटल बची नहीं, आपका लैक ऑफ प्लानिंग था, आप पैसे नहीं पे कर पाए, वहाँ के जो भी लेबर्स होंगे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको पैसे नहीं पे कर पाए टाइम टू टाइम, तो इन दैट सिनारियो आपका लैक ऑफ प्लानिंग की, वर्किंग कैपिटल का प्लानिंग की वजह से आपका जो लॉस हो रहा है। तो इन दैट सिनारियो उन्होंने ये बोला कि ये दो के गैप, जब तक आपका प्रोडक्शन अननेसेसरी रीजन की वजह से स्टॉप रहा, उसका कैपिटलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, ये सीधा का सीधा पीएनएल में डालना पड़ेगा आपको, इसी वजह से। क्लियर है? मैं जाऊँ आगे? आई होप सो एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सर मैंने जो चीज़ बताई डेट लिख के, वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पर सर कैपिटलाइजेशन करने के लिए हमें, एग्जांपल देता हूँ, स्टोरी बताता हूँ। देखो, कैपिटलाइजेशन करने के लिए हमारे पास सर चीज़ें क्या होनी चाहिए तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए उन्होंने ये बताया कि सर कैपिटलाइजेशन आप जब भी कर रहे हो तब आप पहले बाइफरकेट करो कि सर आपने जो लोन लिया है, मान लेते हैं कि एक लोन लिया, हमारे पास 5 असेट है, A, B, C, D, सर 4 असेट है, ठीक है। अब आप लोन जब लोगे ना, तो लोन आपके पास सपोज 4 असेट है और आपके पास 2 लोन है, 3 लोन है, ABC मान लेते हैं, या PQR कर देते हैं तो ईजी हो जाएगा। PQNR, सर 3 लोन है मेरे पास। अब जब भी आप लोन लोगे ना, तो आपको पता होता है कि कौन सी लोन मैंने किस पर्पस के लिए ली है। इट इज़ दैट सिंपल। हाँ, पर सपोज थोड़ा ध्यान से समझना, ये लोन में भी बहुत बाइफर्केशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल होती है। सर मैंने P लोन जो लिया था, वो मुझे पता है कि पूरा का पूरा ये जो लोन लिया था मैंने किस पर्पस के लिए लिया था, A पर्पस के लिए लिया था, A को बिल्ड करने के लिए लिया था। तो अब अगर मैंने कोई लोन लिया है, वो स्पेसिफिकली मुझे पता है कि कौन सी एसेट प्रिपेयर करने के लिए लिया है, तो वो जो लोन है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। मुझे पता है स्पेसिफिकली कि कौन सा बोरोइंग में कौन सी एसेट प्रिपेयर करने के लिए लगा रहा हूँ। दैट इज व्हाट स्पेसिफिक बोरोइंग इज ऑल अबाउट। पर QNR का डायरेक्ट पर्पस मुझे पता नहीं है। सपोज QNR वाली जो लोन मैंने ली है उसका डायरेक्ट पर्पस मुझे पता नहीं है,
तो मैं इसको क्या करूँगा, ये दोनों लोन जो है वो मैं किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ ना, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल है। तो इन दैट सिनारियो सर ये दो लोन है जिसका डायरेक्टली मुझे किसी भी पर्पज़ मुझे पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग। इसको क्या बोलते हैं, जनरल बोरोइंग, जिसका पर्पज़ मुझे पता नहीं है, इसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग। तो सर जनरल बोरोइंग क्या होता है, तो जनरल बोरोइंग मैंने आपको बताया कि सर जिसका डायरेक्टली पर्पज़ आपको पता नहीं होता है कि कौन सी एसेट को प्रिपेयर करने के लिए आप यूज़ करोगे। और सर स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब पता है पहले से ही कि सर ये एसेट को मैं यूज़ करूँगा, तो सीधा सीधा कौन सी एसेट के लिए यूज़ करूँगा, ये एसेट, ये लोन का पैसा, तो इन दैट सिनेरियो वो स्पेसिफिक बोरोइंग हो जाएगा। तो क्लियर है व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल, द स्पेसिफिक बोरोइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल बोरोइंग। आई होप सो क्लियर हो आप। Yes, sir. ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो लिखा है, देखो एंटिटी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग एज फॉलो, फर्स्ट स्पेसिफिक बोरोइंग एंड सेकंड जनरल बोरोइंग। सर अमाउंट बोरोड स्पेसिफिकली फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, सर स्पेसिफिक पता है तो स्पेसिफाइड, ऑल अदर बोरोइंग जो स्पेसिफिक नहीं पता है वो सारी जनरल, ऑल अदर बोरोइंग्स ऑफ द एंटिटी विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए यूज होता है तो वो जनरल बोरोइंग हो जाता है, ठीक है। सर इट इज़ अज्यूम्ड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंड एज का अजम्पशन है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट कोई भी पैसा हम कोई भी सेटलमेंट करते हैं, उन्होंने अजम्पशन क्या लिया है, ये इंड एज का अजम्पशन क्या है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले सर कैपिटलाइजेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि सबसे पहले हम जो भी कैपिटलाइज करेंगे वो स्पेसिफिक बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले मैं जो कैपिटलाइजेशन करूंगा स्पेसिफिक बोरोइंग का करूंगा। देखो क्योंकि क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रखना ज़रूरी होता है। आप सोचो कि सर मैं क्यों ये बोल रहा हूँ ना, मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि क्यों मैंने ये बोला कि पहले स्पेसिफिक बोरोइंग ही आपको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर मैंने बोला कि दोनों में से कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, तो इन दैट सिनारियो नॉर्मली अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कोई अकाउंटेंट ऐसा बोला है कि जनरल बोरोइंग पहले मैं सेट ऑफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद स्पेसिफिक बोरोइंग करूँगा, कोई स्पेसिफिक और उसके बाद जनरल करेगा, तो एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन होगा। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोला कि देखो भाई इंड एज ने स्पेसिफिक कर दिया कि सबसे पहले बोरोइंग आप करोगे, तो उसके स्टेजेस भी उन्होंने बता दिए कि सबसे पहले आप स्पेसिफिक बोरोइंग को आप कैपिटलाइज करोगे, उसके बाद जनरल बोरोइंग को कैपिटलाइज करोगे, ये उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्पेसिफिक बोरोइंग आर द फर्स्ट यूज टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अज्यूम कर रहे हैं वो लोग कि सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो मैंने पैसे मांगे थे ना लोन के, वो हम पहले यूज़ कर रहे हैं, ये अजम्पशन कर रहे हैं, तो पहले यूज़ कर रहे हैं तो पहले कैपिटलाइज करेंगे, इसी वजह से जनरल बोरोइंग आर यूज टू इनकर रिमेनिंग एक्सपेंस ऑन क्वालिफाइंग एसेट, इट इज़ दैट सिंपल, क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन क्वालिफाइंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो। देखो कैलकुलेशन कैसे होगा वो उन्होंने बता दिया है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट ही निकालूंगा, ये आपको पहले बता देता हूँ। सर स्टेप, बोरोइंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के स्टेप्स है, यार स्टेप समझ गए ना तो एज तो चुटकी में आ जाएगा। क्या है सर, स्टेप 1 स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। फर्स्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, उन्होंने बोल दिया है कि हमने क्वालिफाइंग एसेट का खर्चा कब किया है वो सारी चीज़ें छोड़ दो, जितना अक्रू हुआ है वो ले लो, आउटस्टैंडिंग है जितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। तो सर कैसे, सर स्पेसिफिक बोरोइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12, वही करते हैं ना हम। सर 50 लाख रुपए का लोन लिया तो हम ऐसा ही लिखते हैं, सर 50 लाख का लोन है, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट 10% इंटू सर 3 महीने तो 3/12, तो यही तो करना है सर। हाँ, पर उन्होंने ये बोला है कि मंथ्स टेकन, कौन से मंथ्स आपको टेकन मंथ्स लेने हैं, ये मंथ्स है, हाँ मंथ्स है तो मंथ्स टेकन फ्रॉम, सर कहाँ से कहाँ तक के हमें ये पैसे लेने हैं, कहाँ से कहाँ तक का, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सर फ्रॉम लेटर ऑफ द फॉलोइंग, सर कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन और ईयर बिगिनिंग। हाँ सिंपल है ना सर, आप सोचो, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि सपोज हमारा करंट ईयर है 2015-16, मान लेते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2015-16 है। अगर मैंने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, मान लेते हैं कि 1/1/2025 से मेरा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट है, तो 31/3/2015
2015 जो होगा वो ईयर एंड हो जाएगा उस साल का, तो ये तो 24-25 का हो गया ना। तो 24-25 में ये 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो 24-25 में कैपिटलाइज हो चुका होगा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इस साल 2015-16 में आप जब भी आओगे तो 2015-16 का जो इंटरेस्ट होगा ना 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक, ये इस साल का इंटरेस्ट इसी साल में आपको कैपिटलाइज करना है। ये वो चीज़ लेटर ऑफ फॉलोइंग, मतलब ये डेट या तो ये डेट, तो विच एवर इज लेटर से स्टार्ट करो। तो ये तो लॉजिकल है, वो नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट हर साल कैपिटलाइज हो जाता है। तो इस साल का इंटरेस्ट ही हमें इस साल में कैपिटलाइज करना है, वो चीज़ उन्होंने बोल दी है। तो मंथ्स टेकन फ्रॉम लेटर ऑफ कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन और ईयर बिगिनिंग टू अर्लियर ऑफ, फ्रॉम एंड टू, कहाँ तक सर? सीसेशन डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाता है तब तक, या तो फिर ईयर एंड हो गया। इसका भी एग्जांपल दे देता है, इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। सर सपोज आपका कैपिटलाइजेशन हमारा 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक हमारा करंट ईयर है, बट व्हाट इफ आपका कैपिटलाइजेशन, आपका एसेट प्रिपेयर हो गया, मान लेते हैं 31 दिसंबर 2025 को, तो सर एसेट प्रिपेयर हो गया तो इन दैट सिनारियो यहाँ से यहाँ तक का ही फिर पीरियड आपको कैपिटलाइज करना है। 31/12/2025 के बाद के जो 3 महीने उसका आपको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, वो तो हमें पता ही है, लॉजिकली भी पता है, जितना यूज़ करोगे उतना ही कैपिटलाइज करेंगे। तो इसमें किसी को डाउट है जो मैंने यहाँ तक पढ़ा है उसमें? नो? थम्स अप कर दो, क्योंकि आज मुझे आपका आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। और डाउट हो तो आप जो भी है लिख के बता दो, तो मैं डाउट भी सॉल्व कर देता हूँ। ओके, डन, आगे बढ़ूँ मैं? देखो, तो अब क्या करना है, आपको स्पेसिफिक बोरिंग जो भी आपने इंटरेस्ट निकाला, स्पेसिफिक बोरिंग का जो भी आपने इंटरेस्ट निकाला वो आपको कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक दिस। जितना पीरियड का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो स्पेसिफिक बोरिंग के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने यहाँ पे लिखा है राइट। तो स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूँगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सर उन्होंने बोला है, मान लेते हैं सर ये पी लोन जो हमने लिया था वो ए के लिए था, यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि लोन पी जो था वो मैंने ए के लिए लिया था, ठीक है। तो सर लोन पी का जो अमाउंट है, सपोज मान लेते हैं कि 500 रुपये मैंने बोरो किए थे, उसमें से ए में मैंने 400 रुपये डाले और 100 रुपये कहीं पे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, तो टेम्पररी पर्पस के लिए मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि ए में अभी 400 रुपये की ज़रूरत है 3-4 महीने के लिए, तब तक मुझे 3-4 महीने जाएंगे, तब तक मुझे ए में ज़रूरत नहीं है 100 रुपये की। तो 100 रुपये मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए और वहाँ से मुझे 3 रुपये का इंटरेस्ट आया, कुछ रिटर्न मिलेगा ना इन्वेस्ट करेंगे तो उन्होंने ये बोला कि स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट जो आपका आया, ये 400 के ऊपर आपका जो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट आया, मान लेते हैं कि 400 के ऊपर आपका स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट 10 रुपये आया, तो उन्होंने बोला ये 10 रुपये में से 3 रुपये रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं ना आपको, तो 7 रुपये ही कैपिटलाइज करो। इट इज़ दैट सिंपल। सही है कि सर बोरोइंग कॉस्ट के लिए आपने जो बोरोइंग कॉस्ट आप कर रहे हो उस पर्पस के लिए जो आपने लिया था वहाँ पे लोन जो लिया था उसके अलावा आप यूज़ कर रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके जो रिटर्न आ रहा है तो वो सेट ऑफ कर दो, पर वो स्पेसिफिक बोरोइंग का ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कहीं पे। तो ये लॉजिक समझ आ गया? मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो जल्दी से थम्स अप कर देना फटाफट से। ओके 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 ओके। तो ये मैंने क्या कर दिया, देखो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट मैंने लिखा, उसमें से जो रिटर्न आ गया वो मैंने माइनस कर दिया सर, और जो स्पेसिफिक बोरिंग ये अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि 10 रुपये का खर्चा था सर, 7 रुपये माइनस करो तो 3 रुपये माइनस करो तो 7 रुपये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। क्लियर है सर? ये रहा स्पेसिफिक बोरिंग का आपका जो था वो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट ऐसे सिंपली तरीके से निकल जाता है। ये तो मैंने सब समझाया है, एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, डोंट वरी। स्टेप 2 सर, अब आता है जनरल बोरिंग कॉस्ट। सर जनरल बोरिंग कॉस्ट मतलब सिंपल है, जनरल बोरिंग कॉस्ट आपको WACC लेना पड़ेगा।
जनरल बोरिंग कॉस्ट मतलब आपको WACC लेना पड़ेगा। कैसे सर, ये Q&R है, ये जनरल बोरिंग पर्पस के लिए था। सर इसको एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो सर इसमें क्या होगा, सपोज मान लेते हैं कि इसका बोरिंग 100 रुपये है और इसका बोरिंग 200 रुपये है। हमें पता नहीं है, ये तो जनरल बोरिंग है, तो 200 एंड 100 रुपये है। तो अब ये दोनों लोन सपोज मान लेते हैं कि इसके ऊपर 10% है, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट आएगा पूरे साल का। मान लेते हैं कि 10 रुपये का इंटरेस्ट है। पहले नॉर्मली जितना आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो जितने महीने आपने यूज़ किया उसके हिसाब से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो मान लेता हूँ कि पूरे साल हमने यूज़ किया है वो जनरल बोरिंग भी, तो जनरल बोरिंग का खर्चा मेरा 10 रुपये आया क्यू लोन का। अब आर लोन पे जाते हैं। सर आर लोन का भी मेरा खर्चा आता है, सपोज 10% है, 10% नहीं लेते हैं वरना आपको समझ ही नहीं आएगा, सॉरी 10% नहीं लेते, इनटू कर लेते हैं 20%। तो सर 200 का 20% तो 40 रुपये। सर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 रुपये, 10 + 40। सर टोटल इंटरेस्ट मेरा 50 रुपये है जनरल बोरिंग का। तो अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जनरल मतलब आप WACC करो, WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं सर, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल लोन अमाउंट 300 रुपये। सर 300 रुपये के सामने 50 रुपये का हमारा इंटरेस्ट गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, 0 0 निकल जाएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ 15 अराउंड आ रहा है, ठीक है 15 16 17 अराउंड आ रहा है, सामान लेते हैं। तो 17% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हो गया 17%। अब आपको जब भी आप कैपिटलाइज करोगे तो 17% के हिसाब से आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैसे करना है वो एग्जांपल में मैं बता दूंगा, डोंट वरी, उसका कोई टेंशन नहीं है। किसी को ये कैलकुलेशन नहीं समझ आया तो बोल दो WACC का। तो वो कैलकुलेशन एक बार और बताओ। सुल्तान आपको अगर डाउट हो तो आपको मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आई डोंट नो क्यों। ओके फिर से बोल रहा हूँ, देखो जनरल बोरिंग जो है, जनरल बोरिंग के ऊपर पूरा इंटरेस्ट निकालो पहले। तो इंटरेस्ट मैंने निकाला कि जनरल बोरिंग के ऊपर ये 100 रुपये का लोन था और ये 200 रुपये का लोन था, क्लियर है। सर ये Q वाला जो लोन था वो 100 रुपये का था और R वाला जो लोन था वो 200 रुपये का था। पहले मुझे क्या करना है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, Q के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और R के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सर Q के ऊपर 10% का इंटरेस्ट मतलब 10 रुपये का इंटरेस्ट और R के ऊपर 20% इंटरेस्ट है। इंडिविजुअल लोन वाइज उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, इंडिविजुअल लोन वाइज। तो ये Q वाला जो लोन था वो 10% वाला था और R वाला जो लोन था वो 20% था। तो सर दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। सर ठीक है, तो वो जो दोनों के ऊपर कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से 10 रुपये, उसके हिसाब से 10 रुपये और 40 रुपये का इंटरेस्ट आया। तो सर 50 रुपये का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है सर 50 रुपये का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 50 रुपये मुझे क्या करने पड़ेंगे इन दैट सिनारियो, सर 50 रुपये मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। तो 50 रुपये जो है मेरा टोटल इंटरेस्ट है। अब उन्होंने बोला कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होता है सर, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल लोन अमाउंट। तो सर 50 रुपये का इंटरेस्ट था दोनों का मिला के, और दोनों का मिला के आपका लोन अमाउंट कितना था 300 रुपये। तो मतलब टोटल जनरल बोरोइंग के ऊपर 50 रुपये का इंटरेस्ट लगा और कितना लोन था 300 रुपये का लोन था। तो अराउंड अबाउट इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा 17% अराउंड कुछ आएगा। मतलब आपको जब कैपिटलाइज करना है तब अब 17% के हिसाब से आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा आपका जो भी अमाउंट जहाँ जहाँ पे करोगे। वो कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल भी पूरा है हमारे पास। अभी तो सिर्फ मैं लॉजिक समझा रहा हूँ कि भाई कहाँ से जनरल बोरोइंग कैसे कंसिडर करना है, क्लियर है। ओके तो देखो कैलकुलेशन ऑफ जनरल बोरोइंग कॉस्ट लिखा है। फर्स्ट कैलकुलेशन कैपिटलाइजेशन रेट WACC कैलकुलेट करना है। देख लो WACC कैसे होगा, टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग जनरल लिखा है इंटू 100, क्लियर। उन्होंने बोला है कैलकुलेट एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट। एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट अब कैलकुलेट करो।
पहले टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकाल दो, जो मैंने बताया ना टोटल के हिसाब से निकाल दो, फिर एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट निकालो। एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या, जितने महीने आपने काम किया उतने महीने का इंटरेस्ट ही आप कैपिटलाइज कर पाओगे। यहाँ पे हमने जो निकाला वो तो होल ईयर का निकाल दिया, यहाँ पे हमने जो निकाला वो तो होल ईयर का निकाल दिया। अब मैंने सपोज मान लो कि 5 महीने का काम किया है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ही मैं तो कैपिटलाइज कर पाऊंगा, तो 5 महीने का ही कैपिटलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे सर, बोरोड अमाउंट। अब जब मैं कैपिटलाइज करूंगा ना, तब क्या करूंगा सर, 100 रुपये का जो जनरल बोरिंग था, तो जनरल बोरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट जो हमने निकाला 17%, दैट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो उतना आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करते जाओगे। जितने महीने का आपका था उतने महीने का आप कैपिटलाइज करते जाओगे। दैट्स इट, इतना ईजी है। एग्जाम्पल करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हियर मंथ्स विल बी टेकन, सर यहाँ पे क्या होगा, तो जो मैंने आपको बताया लॉजिक स्पेसिफिक बोरिंग में, वैसा ही टाइम पीरियड वैसे ही लेना है कि जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। देखो, कमिंसमेंट डेट ऑफ द कैपिटलाइजेशन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड या ईयर बिगिनिंग, विच एवर इज लेटर होगा, तो जो लेटर डेट होगी वहाँ से मेरा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। इस साल का हुआ, इस साल ही कुछ स्टार्ट हुआ है, मेरा कमिंसमेंट हुआ है, तो इस साल उस डेट से ले लो। अगर इस साल स्टार्ट नहीं हुआ था, पिछले साल स्टार्ट हुआ था, तो इस साल का बिगिनिंग ले लो, ये आपका ये स्टार्टिंग हो जाएगा। एंड अर्लियर ऑफ, टू अर्लियर ऑफ, जस्ट सीसेशन हो जाएगा, मतलब या तो कैपिटलाइजेशन क्लोज हो जाएगा या तो ईयर एंड आ जाएगा, तो ईयर एंड आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो वो पीरियड जो था स्पेसिफिक में जैसे सोचना था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी सोचना है। पीरियड बिगिनिंग तो एंड ही होता है, इतना याद रखना। बीच में सीसेशन हो गया तो वहाँ तक ही करेंगे हम लोग। एक्सपेंसेस इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस, सर एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटफ्लो बेसिस के ऊपर कैपिटलाइज होता है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंसेस इनकर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड ऑन आउटफ्लो बेसिस, ये भी आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअली पैसा खर्च हुआ होना चाहिए तो ही होगा, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेशन जनरल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, सर जनरल बोरोइंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, जनरल बोरोइंग कॉस्ट कैसे होगा, एलिजिबल जनरल बोरोइंग कॉस्ट एज कैलकुलेटेड अबोव और टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन ऑल जनरल बोरोइंग लोअर, सिंपल। अब आपको जनरल बोरोइंग क्या करना है, ये आपको जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना, तब मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी एक एग्जांपल लूंगा ना, उसमें कि कैपिटलाइज कितना करना है, जितना आपने यूज़ किया उतना ही आपको लोअर कैपिटलाइज करना है। अब टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितना होगा, सर स्टेप 1 में हमने जो स्पेसिफिक बोरोइंग किया था वो, एंड स्टेप 2 में हमने जो जनरल बोरोइंग किया था, ये दोनों का टोटल होगा, इतना आपका बोरोइंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नोट, सर कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, सर चीज़ें दिमाग में रखने वाली चीज़ ये है, इफ़ स्पेसिफिक बोरोइंग आर टेकन फॉर मोर देन वन एसेट, एक से ज़्यादा एसेट के लिए अपने स्पेसिफिक बोरोइंग लिया है तो प्रपोर्शन करना पड़ेगा। देन एलोकेट स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट टू ऑल एसेट्स एज फॉलोज, टोटल स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फर्स्ट एसेट अपॉन टोटल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ऑल एसेट्स। मतलब सिंपल है कि सपोज मान लो कि कोई स्पेसिफिक बोरोइंग आपने कोई पी का लोन लिया, मान लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ये जो पी लोन लिया था वो ए और बी दोनों के लिए लिया था, ऐसा मान लेते हैं, ए और बी दोनों के लिए हमने लिया था, ऐसा मान लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि स्पेसिफिक बोरोइंग आपने जो लिया, तो सपोज मान लेते हैं कि वो 400 रुपये का बोरोइंग था, तो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट आपका 400 रुपये नहीं, 40 रुपये 10% के हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक बोरोइंग आपका 10% के हिसाब से 40 रुपये है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एसेट के लिए आपने कितना खर्चा किया डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, उस हिसाब से। तो सपोज फर्स्ट एसेट के लिए 50 रुपये का खर्चा किया और टोटल दोनों के लिए टोटल खर्चा आपका 100 रुपये, मतलब 50 रुपये फर्स्ट एसेट के लिए खर्चा किया और 50 रुपये सेकेंड एसेट के लिए खर्चा किया, तो इक्वली बांट लेना पड़ेगा। अगर 30-70 होगा तो 33:7 में बांटेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आपका स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट हम करेंगे। डन है, ओके। इफ बोरोइंग टेकन इज इन नेचर ऑफ बॉन्ड्स issued at discount, the EIR as per Ind AS 109 will be considered for calculation of borrowing cost। देखो EIR आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको पूछेंगे भी नहीं, हालांकि तो आपको मैं यहाँ पे लॉजिकली कुछ बता नहीं पाऊंगा, पर आपको इतना बता देता हूँ कि क्या होता है, कई बार आप बॉन्ड इश्यू करते हो, डिस्काउंट पे बॉन्ड इश्यू करते हो, कई बार आप बोरो करते हो ना, तो बॉन्ड इश्यू करते हो। तो बॉन्ड इश्यू करते हो कैसे, सपोज आज आपको पैसे चाहिए, तो आप 100 रुपये का बॉन्ड आप 90 रुपीज़ में इशू करोगे, मतलब 90 रुपीज़ आप आज ले लोगे और 100 रुपीज़ आप क्या करोगे, 2 या 3 साल बाद आप 100 रुपीज़ रिटर्न करोगे।
तो अल्टीमेटली देखा जाए तो टाइम वैल्यू तो ये 2 साल के बाद आप 100 रुपये जो देने वाले हो, तो 2 साल का इंटरेस्ट अल्टीमेटली कितना हो गया, 10 रुपये 2 साल का इंटरेस्ट हो गया ना। तो वो जो 10 रुपये कितने रेट के ऊपर हो रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसका रेट बोलते हैं EIR। वो EIR कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़। तो ये जो 10 रुपये है वो कैसे हमें अकाउंटिंग करना है वो यहाँ पे है, पर वो आपके सिलेबस से बाहर है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना जो मैंने समझाया उसमें समझ आ गया, तो मैं एग्जाम्पल पे जाऊँ। भी एग्जाम्पल समझ लोगे ना तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल भी पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ है अपने पास। डन है तो मैं आगे जाऊं। चलो एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या है सर, मैंने ये जो सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं तो समझ आ जाएगा। फर्स्ट बोला है एग्जाम्पल, A Limited started construction of building on 1st April for which it obtained a specific loan of ₹2 lakh at 9% per annum। बोल दिया स्पेसिफिक लोन, ठीक है सर, स्पेसिफिक लोन उन्होंने बोल दिया। A Limited हैज़ ऑल्सो टेकन अदर लोन्स एज फॉलो। A Limited ने दूसरी भी लोन लिया था सर, 2 लोन लिया था, 8 लाख और 12 लाख का, 10% और 13%। मतलब 2 लाख वाली जो लोन है वो स्पेसिफिक लोन है, और बाकी की जो 2 लोन है वो स्पेसिफिकली नहीं बोला, तो जनरल बोरोइंग है। इट इज़ दैट सिंपल। क्लियर है सर? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सर एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्चे हमने किए, तो सब मैंने बता दिया था कि सर हम खर्चे करेंगे तो खर्चे के कैश बेसिस के हिसाब से ही, हम जितना खर्चा करेंगे उसके हिसाब से ही आपको कैपिटलाइजेशन मिलेगा। इज दैट सिंपल, ठीक है। तो अब सर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उन्होंने ये बोला है कि 1 अप्रैल को ही आपने कितना खर्चा कर दिया, 1,50,000। मैंने आपको अजम्पशन में यही बताया था, जब मैंने अजम्पशन लिया तो सबसे पहले हम किसका खर्चा करते हैं, स्पेसिफिक का खर्चा करते हैं। बोल दिया उन्होंने, सर पहले ही बोल दिया कि स्पेसिफिक का ही खर्चा हम करते हैं, तो स्पेसिफिक के हिसाब से ही सोचेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्पेसिफिक के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पे सर पहला खर्चा है वो स्पेसिफिक के हिसाब से ही होगा। तो फर्स्टली जो हम खर्चा कर रहे हैं वो स्पेसिफिक वाला ही करेंगे। तो सर जो 2 लाख रुपए की लोन हमने ली थी उसमें से सबसे पहले मैंने 1,50,000 खर्चा किया होगा। हाँ सर, 1 अप्रैल को 50,000 का, 2 लाख में से 1,50,000 रुपये का खर्चा किया होगा, तो ये स्पेसिफिक वाला है। बोल हमारा ये अजम्पशन ही है, ये इंड एज का अजम्पशन है। भले ही आपने 8 लाख में से ही 1,50 डाले हो, फिर भी ये एएस का जो कैपिटलाइजेशन का रूल है वो यही है। तो अपना लॉजिक मत लगाने जाना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ही मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं रहेंगे आपके डेटा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक उन्होंने बोल दिया कि 2 लाख में से 1,50,000 मैंने यूज़ किया, ठीक है, एएस ने। अब बाकी 50,000 अभी भी बचे हैं, क्योंकि 2 लाख में से 1,50,000 हमने खर्चा किया ना, तो बाकी के 50,000 जो है वो उन्होंने बोला है वो हमने नेक्स्ट जब खर्चा किया होगा उसमें किया होगा। तो सर नेक्स्ट वाला 140 का जो खर्चा है उसमें से 50,000 किसके है, स्पेसिफिक के, और बाकी के 90,000 जो है वो जनरल के है। हाँ सर, ये तो ऐसे ही दिख गया, मतलब एकदम छोटे बच्चों जैसा है ये तो। और बाकी का 3 लाख जो खर्चा किया वो तो पूरा का पूरा जनरल होगा सर। इसमें ये जो बाइफर्केशन किया उसमें डाउट है किसी को? ये चलेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 31 दिसंबर। कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, सर 31 दिसंबर को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितना करना है वो बताओ, बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करना है वो बताओ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल। तो सर अब थोड़ा सबसे पहले हम स्पेसिफिक बोरोइंग पे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से। स्पेसिफिक बोरोइंग,
सर स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि सर पहले ही उन्होंने बता दिया था कि सबसे पहला खर्चा, टोटल खर्चा तो कितना हुआ है सर, 150, 140, 3 लाख, तो ये खर्चा हुआ है ना सर। तो उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर पूरा खर्चा, क्योंकि स्पेसिफिक का पूरा हमने खर्चा कर दिया, तो स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट ले लो। तो स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट मैं ले रहा हूँ 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% इंटू 9/12, 13,500। क्यों 9 मंथ्स? क्यों 9 मंथ्स अभी भी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 14 से लेके हमारा 31 दिसंबर तक खत्म हो गया ना हमारा कंस्ट्रक्शन। तो सर खत्म हो गया तो तब अब ईयर एंड तक जाऊंगा ही नहीं ना मैं, तो 31/3 ईयर एंड तक जाऊंगा ही नहीं, 14 से लेके 31/12 को ही खत्म हो गया, तो 9 मंथ्स ही हुआ ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 9 मंथ्स ही है हमारा यूजफुल। तो सर 9 मंथ्स का है, तो स्पेसिफिक बोरिंग मैंने 9 मंथ्स का क्या कर दिया, 2 लाख इंटू 9% इंटू 9/12, 13,500। ये जो है 13,500 वो मेरा इंटरेस्ट है स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट का। ठीक है सर। अब करो जनरल बोरिंग कॉस्ट। सर जनरल बोरिंग कॉस्ट सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जनरल बोरिंग में थोड़ा ध्यान से समझना जनरल बोरिंग कैसे करना है। सर जनरल बोरिंग में कुछ भी नहीं करना है, 8 लाख के ऊपर 10% करो, 12 लाख के ऊपर 13% करो। विजिबल है, सब दिख रहा है? ओके डन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो मैंने जो समझाया उसमें कुछ डाउट था? स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग, हाँ जनरल बोरिंग पे थे हम। तो जनरल बोरिंग में हमें क्या करना है? सर जनरल बोरिंग में कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले जनरल बोरिंग जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। स्पेसिफिक बोरिंग मुझे क्या करना है, 9 महीने का था तो 9 महीने का मैंने स्पेसिफिक बोरिंग ले लिया। जनरल बोरिंग में मुझे WACC निकालना है, तो WACC निकालने के लिए मुझे पूरा ईयर का इंटरेस्ट ही लेना पड़ेगा। इट इज़ दैट सिंपल। ठीक है, तो सर WACC के लिए मैं क्या करूँगा, 8 लाख का 10% करूँगा, 12 लाख का 13% करूँगा। देखो ये 12 डिवाइड बाई 12 तो कुछ नहीं है, नल हो जाएगा, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 12 निकाल दो। हमें क्या करना है, सीधा 8 लाख का 80% एंड 12 लाख का 13%, तो जो आया टोटल मेरा 2,36,000 का इंटरेस्ट आया। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई सर 20 लाख रुपए की लोन थी टोटल लोन, जो मैंने लॉजिक बताया वही हमने किया। सर 20 लाख रुपए की लोन थी तो 20 लाख रुपए लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100,
तो सर कितना परसेंटेज आया, 11.80% आया। तो अब जब मैं करूँगा तो 11.80% का मैं क्या करूँगा, कैपिटलाइजेशन करूँगा। इट इज़ दैट सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सर एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट। सर एलिजिबल जनरल बोरिंग कॉस्ट कितना एलिजिबल होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। सर स्पेसिफिक बोरिंग तो मुझे पता है कितना एलिजिबल हो जाएगा, 13,500 एलिजिबल हो जाएगा, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से, पहले से ही मैंने बता दिया था कि पहले 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल को जो खर्चा हुआ था तो वो तो पूरा स्पेसिफिक ही है। 1 अगस्त को जो खर्चा हुआ था, थोड़ा ध्यान से समझना आप। सर 1 अगस्त कौन सा महीना है, 1/8। सर 1/8 से लेके 31 दिसंबर तक 1/8 से लेके 31 दिसंबर तक ये जो महीने हैं इतना कैपिटलाइज होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है, पूछ रहा हूं मैं। ओके, तो सर 1/8 से लेके 31/12 हमारा पीरियड था, तो मतलब 5 महीने हैं, 8, 9, 10, 11, 12। 5 महीने का मुझे क्या करना पड़ेगा सर, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो सर 90,000 इंटू 11.80% इंटू 5/12। क्यों, क्योंकि अब मेरा नया रेट आ गया ना कैपिटलाइजेशन, उसके हिसाब से ही करना है। तो 11.80% इंटू 5/12 मतलब इसका 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और लास्ट वाला जो खर्चा मैंने किया सर, अक्टूबर मंथ का जो खर्चा किया, तो अक्टूबर मंथ का 3 लाख का खर्चा है। तो सर 3 लाख मल्टीप्लाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 11 इंटू 11.80% इंटू 3/12, 8850, दैट इज 13,275। सर जनरल बोरिंग 13,275 है। अब थोड़ा ध्यान से सर जनरल बोरिंग टू बी कैपिटलाइज कैसे करना है सर, टोटल जो खर्चा है वो लिख दो यहाँ पे, पूरे साल का टोटल खर्चा 2,36,000, या तो फिर आपने जो अभी कैलकुलेट किया वो 13,275। जस्ट अ सेकेंड, कोई ज्वाइन हुआ? एक सेकेंड ना, ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है उनको। चलो ठीक है, तो सर टोटल जो इंटरेस्ट था, या तो फिर हमने जो कैलकुलेट किया विच एवर इज लोअर होता है ना, वो हम कैपिटलाइज करेंगे जनरल बोरिंग में, तो 13,275। इसी वजह से मैंने बोला था कि जब लॉजिकली बताऊंगा तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? तो सर हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन कितना होगा सर, 13,500 स्पेसिफिक बोरिंग का और 13,275 जनरल बोरिंग का। तो टोटल हमारा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 26,775। कोई डाउट इसमें? इजी? चलो अब थोड़ा लॉजिकली एक और चीज़ समझते हैं। देखो ये सारी चीज़ तो थियोरेटिकल है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है। सो थोड़ा समझते हैं ये क्या चीज़ है पहले। एस का बस एक लास्ट ही बाकी है, एक लास्ट ही पॉइंट बाकी है एस का, फिर ये एस खत्म। सर ये एस है क्या? तो सर किसी को इसमें डाउट था, जो 70% मैंने समझा दिया, पूरा ये 70% खत्म हो गया, ये 30% ही बाकी है, बस ये एक ही पेज बाकी है, ये पेज खत्म, ये एस खत्म। तो सर इसमें किसी को अभी तक में किसी को डाउट था कुछ भी चीज़ का, तो वो मुझे बताओ। ओके ओके ओके, चलो देखो क्या है। अब ये थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। सर अब मान लो, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सर आपकी ये कंपनी है
आप कंपनी हो, ठीक है, आपने इंडिया से, क्योंकि क्या होता है इंडिया में सपोज कोई लोन है, लोन का इंटरेस्ट है इंडिया में 8% और फॉरेन में यूएसए में सपोज 3%, बट ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इंडिया में लोन मिल रही है 8% पे, यूएस में लोन मिल रही है 3% पे। तो बट ऑब्वियसली एज ए कंपनी आप क्या सोचोगे, सर यूएस से लोन लेते हैं, सिंपल है, हाँ सर यूएस से लोन लेंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए क्योंकि खर्चा कम लगेगा। पर सर यूएस से लोन लेंगे तो लोन, ये तो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हो गया ना सर। हम ऐसे लिखेंगे कैश टू लोन, और लोन जो है वो मॉनिटरी आइटम है, मॉनिटरी आइटम को हम ईयर एंड के ऊपर क्या करते हैं, रीमेजर करते हैं। इंड एस 21 भी मैंने समझाया हुआ है, तो उसको हम रीमेजर करते हैं सर। तो अब ये जो लोन का अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, उन्होंने ऐसा बोला कि आप जो इंटरेस्ट पे करोगे तो सर मैं कैपिटलाइज करूं कैसे, कौन सा अमाउंट में कैपिटलाइज करूं। तो वो कैपिटलाइजेशन करने के लिए उन्होंने ना प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया, मान लेते हैं सपोज 100 रुपये का आपने लोन लिया था, छोटे अमाउंट से समझोगे तो बहुत मजा आएगा। 100 रुपये का आपने लोन लिया था, ठीक है सर, 100 रुपये का लोन लिया था, उसके ऊपर 3% का खर्चा है। 100 रुपये का लोन लिया था, उसके ऊपर अगर यूएसए में यही लोन मैं 100 रुपये की ली तो $3 का खर्चा है, तो $3 का खर्चा है, ऐसा मान लेते, ठीक है। लेकिन इतने ही रुपए अगर इंडियन करेंसी में मैं लोन लेता तो कितना खर्चा आता वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इंडिया में मैं कैपिटलाइज कर रहा हूं तो इंडियन रेट से कैपिटलाइज करूंगा तो ही मेरे डेटा जो है इंडियन कंपनीज के साथ कंपेरेबल रहेंगे। इट इज दैट सिंपल। तो इंडिया में जब आप कैपिटलाइज कर रहे हो तो जो टोटल रेट जो है वो इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, ओके। वो चीज का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको सर मेरा जो इंटरेस्ट का फिगर है वो एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ से बताता हुआ एक एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर आपको डाउट आए तो वो भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल को थोड़ा दिमाग खुला रखना, बस एग्जाम्पल को समझते रहना, मैं जो बोलूँ। सर एग्जाम्पल क्या है, A Limited, that is an Indian company, has taken a loan of ₹1,000 on 1st April for construction of a qualifying asset at 4% per annum. Equivalent amount of loan have been in functional currency at 12%. इसका मतलब क्या सर, ये बंदा जो है 1,000 रुपये की लोन लेना चाहता है, लिया है उन्होंने, बाहर की कंट्री से लिया होगा, उसको 4% में मिल गया। करेंसी, फंक्शनल करेंसी मतलब मैंने फंक्शनल करेंसी बताया है, फंक्शनल करेंसी मतलब हमारी खुद की करेंसी। तो अगर ये हमारे बिजनेस में से अगर ये लोन लेता तो 12% पे उसको मिलता। एक्सचेंज रेट ऑन 1st April वॉज $1 इज इक्वल टू 40 एंड ऑन ईयर एंड $1 इज इक्वल टू 41। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब कैलकुलेट टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में कितना कैपिटलाइज आपको करने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्या है। सॉल्यूशन पे जाते हैं, थोड़ा समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले इसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सर इसको सिंपल आपको 3-4 स्टेप में ही करना है। अगर ऐसा हो कि फॉरेन से आपने लोन लिया है और उसका कैपिटलाइजेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो यही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, इजीली आपका सम भी हो जाएगा, आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा। फॉरेन पहले क्या करना है सर, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट टू द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हुआ वो आप कैलकुलेट करो। सबसे पहले जो स्टेप है मैं वो कर रहा हूँ। सबसे पहले फॉरेन करेंसी में सर 1,000 रुपीज़ नहीं है, ये डॉलर है, हाँ ये डॉलर है, ये डॉलर है। $1,000 का मैंने लोन लिया था। तो सबसे पहले आप फॉरेन में कितना इंटरेस्ट है वो निकालो। तो फॉरेन में कितना इंटरेस्ट है वो निकालते हैं, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सर फॉरेन में इंटरेस्ट $1,000 का हमारा लोन था, उसके ऊपर 4%, तो मतलब कितना आया सर, 1,000 के ऊपर 4% मतलब $40। ठीक है, वो ईयर एंड पे मुझे पे करना है, तो ईयर एंड के ऊपर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो पहले। सिंपल है, ये उन्होंने पहले बोल दिया है कि सबसे पहले क्या करो, पहले आप फॉरेन का इंटरेस्ट निकालो, उसको उस दिन, तो लास्ट डे के ऊपर, मतलब जिस दिन आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हो उस दिन वो करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके ऊपर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट कर दो। तो सर $1,000 का मैंने लोन लिया था,
उसको 4% पे कन्वर्ट करो 41 के हिसाब से। क्यों सर, जब मैंने लोन लिया था तब तो 40 रुपये का लोन था, नो डाउट, $1 इज इक्वल टू 40 था, पर जब ईयर एंड है, ईयर एंड जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तब $1 इज इक्वल टू 41 ही आएंगे ना, $1 इज इक्वल टू 41 ही आएंगे ना, इट इज़ दैट सिंपल। तो सर ईयर एंड के ऊपर 1141, तो हमारा ईयर एंड के ऊपर इंडियन करेंसी के हिसाब से 1640 का इंटरेस्ट होगा जो मैं फॉरेन में लोन लिया है। इतना समझ आया? मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप आ गया समझ। पहले मुझे क्या करना है, पहला स्टेप मुझे क्या करना है कि सर फॉरेन लोन लिया था, तो फॉरेन लोन जितने में मैंने लिया था, जितने में फॉरेन लोन लिया था उसको मल्टीप्लाई करो फॉरेन करेंसी के साथ ही, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट के साथ ही, मल्टीप्लाई बाय उस दिन हमारा जो इंडियन रेट चल रहा है उस दिन, मतलब ईयर एंड के ऊपर जो भी इंडियन रेट चल रहा है उसके ऊपर आपको कन्वर्ट कर देना है इंडियन रुपीज़ में। तो सर हमारा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1640 का इंटरेस्ट है। किसी को इसमें डाउट है? थम्स अप कर दो सर। ओके ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सिंपल करना है कि अगर यही लोन मैंने इंडियन करेंसी में ली होती तो क्या होता। तो सिंपल सोचो सर, यही लोन मैंने इंडियन करेंसी में ली होती तो सर $1000 है, जब मैंने लोन ली थी तब एक्सचेंज रेट कितना था, 40 रुपीज़ का। तो सर $1000 मल्टीप्लाई बाय 40, मतलब इंडियन करेंसी में अगर $1000 का वैल्यू उस टाइम कितना था, $1000 का वैल्यू, तो उस टाइम जब मैंने लोन लिया था तब उस टाइम उसका वैल्यू क्या था, $1000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो दैट वुड बी 40,000। सर 40,000 की लोन, यहाँ पे समझो सर 1000 इंटू 40 है 40,000। अब इंडियन करेंसी का इंटरेस्ट निकालो कि अगर यही लोन मैं इंडियन करेंसी में लेता तो इंडियन करेंसी में मुझे कितना पैसा भरना पड़ता। पहले फॉरेन का लोन इंटरेस्ट निकाला, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया ईयर एंड के ऊपर। फिर सर अगर मैंने यही लोन इंडिया में लिया होता इतने ही रुपए का, मतलब $1000 40 रुपये के ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब मैंने लोन लिया तब 40 रुपये का दाम चल रहा था। तो 1000 इंटू 40 मतलब 40,000 का अगर लोन मैंने इंडियन करेंसी में लिया होता तो 12% मुझे पे करना पड़ता। तो हाँ सर 12% मुझे पे करना पड़ता, तो 4,800 रुपये मुझे पे करने पड़ते। इट इज़ दैट सिंपल सर, 4,800 रुपये मुझे पे करने पड़ते। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से, अब इसको है ना ऐसे ट्राइंगल बना देने का, इजी बनाता हूं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे यूएसए का इंटरेस्ट लिख दो इन करेंसी ऑफ इंडिया, 1640, और यहाँ पे इंडिया लिख दो कि सर इंडिया में कितना लोन है, 4,800, बराबर है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इतना तो समझ आ गया ना, 2 स्टेप समझ आ गए। ओके ओके ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझो, अब लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जस्ट बिकॉज मैंने बाहर से लोन लिया था उसकी वजह से मेरा सेविंग हो रहा है, ये 3160 का, इन दोनों के बीच का हो रहा है सेविंग। हाँ सर ये हो रहा है। अब मैंने इंड AS 21 आपको समझाया था फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज का रूल क्या बोलता है सर, फॉरेन एक्सचेंज का रूल क्या बोलता है कि सर आप लोन जो थी आपकी कितने डॉलर की, सर $1,000 की आपकी लोन थी, तो लोन को रीमेजर करना पड़ेगा। वो मॉनिटरी आइटम है कि नॉन मॉनिटरी आइटम है, मैंने बताया था वो मॉनिटरी आइटम है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है लोन। तो सर $1,000 को मुझे रीमेजर करना पड़ेगा। रीमेजर क्लोजिंग डेट के ऊपर हम करते हैं। इंड AS 21 मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें लोन का अमाउंट मतलब मॉनिटरी आइटम को हमें ईयर एंड के ऊपर क्लोज करना पड़ता है। तो उन्होंने ये बोला कि सर ये $1,000 जो है उसको जब आप रीमेजर करने जाओगे तो आप रीमेजर कैसे करोगे, सर जब आपने लोन लिया था तब 40 रुपीज़ का दाम चल रहा था और जब ईयर एंड पे गए तो 41 रुपीज़ का दाम चल रहा है, मतलब आपके लोन का अमाउंट 1 रुपये से बढ़ जाएगा पर डॉलर। हाँ सर बढ़ जाएगा। तो सर हमारा लॉस कितना हुआ, क्योंकि हमें एंट्री करनी पड़ेगी ना P&L टू लोन। पर ये एस ना बोल रहा है कि आपको लोन का अमाउंट बढ़ाना अभी नहीं है, अभी थोड़ा शांति रखो, अभी थोड़ा शांति रखो। P&L टू लोन आप करना चालू कर दोगे ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू उन्होंने बोला कितना परसेंटेज है, सॉरी 41 माइनस 40 मतलब 1 रुपये, मतलब 1000 रुपये है तो 1000 रुपये आपका क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया। 1000 रुपये आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया आपका लोन का अमाउंट। लायबिलिटी बढ़ गई, इंडियन करेंसी में आपको रीमेजर करना है लोन को, तो आपका लोन का अमाउंट पहले 40,000 था, अब 41,000 हो गया। तो
तो 1000 रुपये से आपका लॉस आया, ठीक है। तो लॉस जो आया ये रहा, लिखा है देखो, एक्सचेंज लॉस 1000 इंटू 41 माइनस 40 दैट इज 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो सर उन्होंने ये बोला है, ये एएस ऐसा बोलता है कि डायरेक्टली लोन के अमाउंट में मत चले जा। तेरे पास यहाँ पे जो 3160 का जो तेरे पास रडार पड़ा हुआ है ना, 3160 का रडार तेरे पास जो पड़ा हुआ है वो यहाँ पे ऐड कर दे। 3160 जो है, ऐड नहीं सॉरी, 3160 तेरे पास जो सेविंग पड़ा हुआ है, तेरे पास जो सेविंग पड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से, एक मिनट। तो 3160 तेरे पास जो पड़ा हुआ है ना, उसको तू ये कर कि ये जो अमाउंट पड़ा है उसको ऐसा कर कि ये 1000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दे। मतलब तेरे पास 2640 का क्वेश्चन है, 2640 जो है वो तू कैपिटलाइज कर सकता है। क्यों? टोटल कैपिटलाइजेशन 4800 तो तू वैसे भी करता अगर ये लोन इंडिया में तू लेता तो। टोटल तो तू 4800 का कैपिटलाइजेशन वैसे भी करता अगर ये तू इंडिया में लोन लेता तो, ठीक है। ये तुम पता चल रहा है कि अगर इंडिया में ये बंदा लोन लेता तो भी 4800 का ये कैपिटलाइजेशन करने ही वाला था। जस्ट बिकॉज उसने यूएसए से लोन लिया तो उसका जो अमाउंट है 1640, वैसे भी इंटरेस्ट तो है ही, वो इंडियन करेंसी का इंटरेस्ट है, वो तो कैपिटलाइज वो करेगा ही करेगा। पर ये देखो कि लोन का एक्सचेंज लॉस जो है इंड एस 21 के हिसाब से, वो एक्सचेंज लॉस भी है ना, वो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में मिल रहा है उसको। क्यों? क्योंकि 4800 अगर ये लोन वो इंडिया में लेता तो 4800 तक वो कैपिटलाइज कर ही सकता था नॉर्मली। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इसके बीच का जो तेरा क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन है सर, 3160 उसके पास सेविंग्स पड़ा हुआ है, तो वो जो 3160 तक, मतलब 1640 से ऊपर 3160 तक वो क्या कर सकता है, कैपिटलाइज कर सकता है। किसी को इसमें डाउट है जो मैंने बताया उसमें, कि वापस मैं रिपीट करूं? आपके जो भी डाउट है वो लिख के बताओ, क्योंकि यही पॉइंट है, बस इसके पीछे खत्म हो गया, ये इतना ही है। लिख के बताओ, कोई नहीं, मैं आपका सारे डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप फॉरेन करेंसी से अगर आपने लोन लिया है तो फॉरेन करेंसी से आपने जो लोन लिया है ना, उसको क्या करो, इंडियन करेंसी में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। फॉरेन करेंसी का लोन, इंटरेस्ट गिवन, तो सर फॉरेन करेंसी में हमने $1000 का लोन लिया था, उसको मल्टीप्लाई करो। सर कितना परसेंटेज था उसका? 4% था, ठीक है। और ईयर एंड पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 41 रुपीज़ का रेट चल रहा था, ठीक है। तो 41 रुपीज़ का रेट चल रहा था, तो 1640 वुड बी माई इंटरेस्ट आ जाएगा, 1640 रुपीज़, ठीक है। 41 इंटू 4, तो 164 रुपीज़ का इंटरेस्ट ये इंडियन करेंसी में है। तो यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ कि सर 1640 यूएसए में इंटरेस्ट, यूएसए का इंटरेस्ट इन रुपीज़ जो मुझे पे करना है। अब अगर यही लोन, दूसरा स्टेप, सर यही लोन मैं इंडिया में लेता, अगर यही लोन मैं इंडिया में लेता तो कितना इंटरेस्ट चढ़ता? तो सर जब मैं $1000 जब मैं लोन लेता तब, तो जब मैं लोन ले रहा हूँ तब मेरा इंडियन करेंसी में दाम कितना चल रहा है? 40 रुपये का दाम चल रहा है। तो सर मैं इंडियन करेंसी में ये लोन लेता तो 40,000 रुपये की लोन लेता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे 40,000 की ज़रूरत है, तो $1000 मुझे लोन लेनी पड़ेगी। $1000 इंटू 40, तो 40,000 रुपये की ज़रूरत है। सर 40,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय चलो कितना? 12% है, डन। 12%, तो उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना लगेगा? 12% मतलब 4,800। तो सर 4,800, ये एस ऐसा बोल रहा है, चलो यूएसए और इंडिया, चलो यूएसए में 1640, अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो 1640 करेंगे, और अगर इंटरेस्ट करेंगे इंडिया में करेंगे तो इन दैट सिनेरियो 4,800 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर ये लोन मैंने यूएसए में ली तो 1640 रुपीज़ का
इंटरेस्ट मैंने पे किया। और अगर यही लोन मैं इंडिया में परचेस करता, अगर इंडिया में देता तो 4,800 रुपये मुझे देने पड़ते। मतलब ये एस ऐसा बोल रहा है कि कुछ भी करके 4,800 रुपये तो तुझे मिलने ही वाले थे। 4,800 तो कैपिटलाइजेशन मिलता ही ना। क्यों? क्योंकि इंडिया से अगर ये लोन लेता तो 4,800 रुपये तुझे कैपिटलाइजेशन में मिलने वाले। जस्ट बिकॉज तूने यूएसए से लोन लिया तो 1640 का तुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन के तौर पे मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब मुझे तीसरा स्टेप क्या करना है कि मुझे लोन की वजह से, लोन के अमाउंट की वजह से मुझे लॉस कितना हुआ। तो सर लोन का अमाउंट, लोन को हमें रीमेजर करना पड़ता है इंड एस 21 के हिसाब से। लोन जो है हमारा, वो लोन को हमें रीमेजर करके क्लोजिंग रेट के ऊपर लाना पड़ता है। तो सर $1,000 की लोन है, $1,000 की लोन है, 41 माइनस 40, क्यों 41 माइनस 40, ठीक है। तो सर ₹1 का हमारा जो लॉस हो गया, लोन बढ़ गया ना। क्यों लोन बढ़ गया? क्योंकि लोन के अमाउंट को हमें रीमेजर करना पड़ता है ईयर एंड के ऊपर। तो सर लोन का अमाउंट था 40 रुपीज़ पे हमारी लोन दिख रही थी, तो ईयर एंड के ऊपर वो लोन अब कितने पे दिखनी चाहिए? 41 पे दिखनी चाहिए, क्योंकि रीमेजर करना है। तो सर लोन का एक्सचेंज लॉस मेरा कितना हुआ? 1,000 रुपये का। तो ये जो लोन का एक्सचेंज लॉस है ना, अगर ये एएस नहीं होता तो पीएनएल टू लोन आता 1,000, ठीक है। तो अब ये लोन का अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने ऐसा बोला कि 4,800 तक तू ये क्या कर सकता है? कैपिटलाइज कर सकता है। मतलब 1640 तुझे कैपिटलाइजेशन मिलेगा, और लोन के अमाउंट में जो बढ़ावा हुआ है, इंक्रीज हुआ, तेरा लॉस बढ़ा, तो ये एंट्री मत कर, तू 1,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर, और ये 2640, जब तक ये अमाउंट तक तू नहीं आ जाता ना, तब तक तू कैपिटलाइज कर सकता है। अगर ये अमाउंट से ऊपर तेरा टोटल अमाउंट यहाँ पे चला गया, तो वो अमाउंट तुझे पीएनएल में डालना है। क्लियर है? अभी भी डाउट है तो वापस बता सकता हूँ। किसी को डाउट है? अब थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से, तो आप समझ आ जाएगा। हाँ, पीएनएल वाला ना थोड़ा समझाता हूँ। देखो लॉजिकली एक और चीज़ समझाता हूँ। क्या है सर? लोन का अमाउंट, पहले मुझे क्या करना है? फर्स्ट स्टेप मुझे करना है सर, इंटरेस्ट निकालो फॉरेन के हिसाब से, और उसको इंडियन करेंसी में ईयर एंड की डेट के ऊपर कन्वर्ट करो। सेकेंड सर, इंडियन करेंसी, अब फॉरेन में ही अगर मैं लोन लेता तो कितना होता, वो करना है मुझे। एंड फिर 41 माइनस 40, तो 1,000 आ जाएगा। अब लोन का अमाउंट, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक्सचेंज रेट ईयर एंड के ऊपर 50 हो जाता, ईयर एंड के ऊपर मेरा लोन का अमाउंट कितना हो जाता? मतलब ईयर एंड के ऊपर एक्सचेंज रेट मेरा 50 हो जाता, मान लेते। तो सर ईयर एंड के ऊपर अगर एक्सचेंज रेट मेरा 50 हो जाता, तो यहाँ पे भी 50 हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पेमेंट भी 50 में करना पड़ता है। तो सर 50 में अगर मुझे लोन का अमाउंट मुझे करना पड़ता, तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाता। पर ये चेंज का अमाउंट फिर कैलसी नहीं है मेरे पास, वरना मैं चेंज करवा देता हूँ। देखो उन्होंने ये बोला है लॉजिकली कि 1640 का जो अमाउंट है आपका इंटरेस्ट, उसके अंदर आप एडिशन कर सकते हो लोन का जो एक्सचेंज लॉस है, रीमेजर करने की वजह से जो लोन का एक्सचेंज लॉस है, उतना लॉस आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर वो अमाउंट 4,800 तक जा रही है तो चलेगा। टोटल अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये जो अमाउंट मैं ऐड करने के बाद बता रहा हूँ ना, ये अमाउंट 4,800 से बढ़नी नहीं चाहिए। 4,800 तक चलेगा, वो कैपिटलाइज कर दो, उसके ऊपर जो होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। तो सर लोन का अमाउंट 1,000 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा सर लोन का अमाउंट? क्योंकि 41 पे मैंने लोन आज दिखानी पड़ेगी कि लोन आज 41 पे है, क्योंकि लोन एक्सचेंज रेट के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर मुझे रीमेजर करनी पड़ती है।
आपने इंडेस 21 अगर देख लिया होगा मेरा वीडियो तो ये समझ आ जाएगा कि 41 पे मुझे लोन दिखानी है, आज दिख रही है 40 पे, तो ₹1 का पर डॉलर लॉस हुआ क्योंकि लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, लायबिलिटी लोन बढ़ी, तो लोन इंक्रीज हुई कितने से, 1000 से, तो वो 1000 रुपये यहाँ पे ऐड करो और 2640 मतलब टोटल 2640 का लॉस है, इससे तो कम ही है ना, यहाँ तक चलेगा, तो 2640 आप कैपिटलाइज कर दो, उन्होंने ये बोला है। अभी भी नहीं आया, पहले एक बार ही देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका शायद से वो मोटिवेशनल सेमिनार है तो आई कांट। ओके डन, फिर देख लेना शांति से, वापस देख लेना, वापस ये टॉपिक मैं करवाऊंगा, ये पूरी PDF मैंने भेजी हुई है, अभी भेज दूंगा वापस, ठीक है डन। तो ये एस इतना ही था, ये 3 स्टेप ही करने थे, वापस समझा दूंगा, अगर एक बार ही देख लेना, फिर भी नहीं आया तो वापस लॉजिक से समझाऊंगा, डन क्लियर। ओके बीच में कभी भी टाइम होगा तो मैं लेक्चर ले लूँगा, क्योंकि आज 2 घंटे ही हो पाए, 11 ऑलमोस्ट होने को है, 10-12 मिनट ही है, तो नया एस चालू करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बीच में टाइम मिलेगा तो आई विल मैसेज यू इन आवर ग्रुप कि हमें कैसे करना है, और वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आई होप सो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय।